नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पीओके लेने का वक्त आ गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गुनाहों को माफ किया, लगता है भारत ने पाकिस्तान के हजारों गुनाहों को माफ करने के बाद अब पाकिस्तान के टुकड़े करने का फैसला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से वो सीमा लांघ दी जहां भारत के सहने की शक्ति खत्म हो गई। सीसीएस की बैठक में जिस तरीके से फैसले लिए गए वो तात्कालिक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक, जिसे आप कूटनीतिक स्ट्राइक कह सकते हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है और उसके बाद जो सेना प्लान कर रही है वो पाकिस्तान को तोड़ने का काम करेगी। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है। वो भूल गया कि जब जब भारत से टकराया है पिटकर वापस पाकिस्तान घर गया है, टुकड़ों में टूट कर गया है। आज हम आपको इस आतंकी घटना में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत दिखाएंगे जो बताते हैं कि पाकिस्तान शामिल था, आईएसआई शामिल था, जैश ए मोहम्मद शामिल था, अल-कायदा शामिल था और बाकायदा उनकी मीटिंग और आतंकियों के ट्रेनिंग की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही कैसे आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना कश्मीर में आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद अब बारी है हिंदुस्तान की तरफ से सुपर अटैक की। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया। भूखा नंगा पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा, क्योंकि जो सीसीएस की बैठक के अंदर 5 बड़े फैसले लिए गए हैं वो पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का काम करेगा और उसको एहसास कराएगा कि जो एक एक चेहरे हिंदुस्तान के उन नागरिकों के जो बेकसूर थे और जिनकी जान ली पाकिस्तान ने, उनको अब इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जरा देखिए पाकिस्तान के टुकड़े करने के प्लान से पहले कैसे पाकिस्तान को तिल तिल कर मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 5 बड़े फैसले जो भारत सरकार ने लिए हैं और जिन पर बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। पहला फैसला, अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला किया गया है और यहां से पाकिस्तान बड़ा पैसा कमाता है। इसके बाद सिंधु जल समझौते पर रोक का फैसला। इसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा प्यासा मरेगा। कह सकते हैं कि लगभग पाकिस्तान प्यासा मरेगा। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उसे यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो उच्चायोग है भारत में वो भी बंद कर दिया गया है, उसको भी अगले 48 घंटे में शटडाउन के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे और ये बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन इन सब फैसलों के बीच में जो सबसे बड़ा फैसला है वो फैसला है दरअसल सिंधु जल समझौते को रद्द कर देना, इसको रोक देना। जरा समझिए सिंधु जल समझौता क्या है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में यह जल समझौता हुआ था और यह जल बंटवारा समझौता है। यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इसमें सिंधु नदी प्रणाली के जल का बंटवारा तय किया गया था। इस समझौते के मुताबिक सिंधु नदी प्रणाली के जल का 20% भारत और 80% पाकिस्तान को उपयोग करने का अधिकार दिया गया। सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियां शामिल हैं, जिन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया है। इसमें जो पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज, इनका नियंत्रण भारत के पास है, जबकि जो पश्चिम नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। भारत पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करता है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग कर रहा है और इसी पर एक करारी चोट की गई है। हालांकि इससे पहले भी भारत ने चेताया था पाकिस्तान को पुलवामा अटैक के दौरान, और उस दौरान भारत ने चेतावनी दी थी और कहा था कि संभल जाए वरना सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाएगा, आपको प्यासा मरने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान माना ही नहीं और अब पश्चिम नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत रोक देगा, जो कि लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल है जो पाकिस्तान को आवंटित किया जाता है।
वो अब सिर्फ भूखा और नंगा नहीं बचेगा, पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इन सबसे बीच कश्मीर घाटी में एक बड़ा एक्शन हुआ है। एक ऐसा एक्शन जो कश्मीर के अंदर जो भारत के दुश्मन हैं, शायद उनको ढूंढने का सबसे बड़ा प्लान, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और कश्मीर के लोग भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, लेकिन चुनिंदा लोग हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान प्रेम उमड़ता है। और इसलिए जरा इस एक आंकड़े को देखिए जो इस अटैक के बाद सामने आया। 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आप जरा सोचिए, 10-20 नहीं बल्कि 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और कमाल की बात यह कि लोग अलग अलग जिलों और संवेदनशील इलाकों से पकड़े गए हैं। इनमें ओवरग्राउंड वर्कर्स, पूर्व उग्रवादी और वो लोग शामिल हैं जिन पर हमले से पहले एफआईआर दर्ज है या जिनका नाम खुफिया निगरानी लिस्ट के अंदर है। जांच एजेंसियां हमलावरों को पनाह देने वालों का पता लगाने में जुटी है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। इस बड़े पैमाने पर छापेमारी और गिरफ्तारी अभियान का उद्देश्य है हमले के पीछे के नेटवर्क और स्लीपर सेल का पता लगाना है, या सीधे तौर पर कहें जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, जो पाकिस्तान को अपना मानते हैं, उनको अब आगे लेकर आना है। उनके चेहरे से बेनकाब उनको करना है, चेहरे से पर्दा हटाना है और कश्मीर के सामने उनको लेकर आना है कि दरअसल कश्मीर के असली दुश्मन कौन है। क्योंकि पता लगाया जा रहा है कि हमलावरों को किसने पनाह दी, आतंकियों को किसने मदद की या हथियार मुहैया कराए। खुफिया एजेंसियों के इनपुट को मिलाकर हर संदिग्ध के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। और ये क्यों खंगाला जा रहा है? क्योंकि बाकायदा पहलगांव के अंदर जो हुआ है उसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इंटेलिजेंस के मुताबिक हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी हैं। 3 के पोस्टर बाकायदा जारी किए गए हैं, लेकिन ये लोकल कौन है इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। सैफुल्लाह खालिद आतंकियों के नाम कोड वर्ड में थे। उनके पूरे शरीर पर बॉडी कैमरे लगे हुए थे। घटनास्थल के पास से काफी एडवांस कैटेगरी के संचार उपकरण मिले हैं। आतंकी पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में थे। इन उपकरणों से पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को पूरी जानकारी लाइव मिल रही थी। ये जो पाकिस्तान रो रहा है ना, जो इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है और जो चिल्ला रहा है कि उसका हाथ नहीं है, दरअसल उसका हाथ नहीं, उसका पैर, उसका दिमाग, सब कुछ इसमें, और इस बार उसको सब कुछ खोना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान जो घुटनों के बल इस वक्त चल रहा है, उसके हाथ पैर सियासी तौर पर तोड़ने की तैयारी भारत सरकार कर चुकी है। और इसके अलावा पाकिस्तान के टुकड़े करने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि जिस पीओके को पाकिस्तान अपना बताता है वो भारत का था, है और रहेगा। और ये जो पूरी साजिश रची गई वो भी पीओके के अंदर ही रची गई है। जरा देखिए और समझिए इस साजिश को कैसे अंजाम दिया गया है। इस साजिश को अंजाम दिया गया और इसके टाइमलाइन को जरा समझिए। तारीख 5 फरवरी 2025, कॉन्फ्रेंस कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल अक्सा फ्लड। इसमें 2 नामों को अलग कर दीजिए। पहला नाम कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड दूसरा अल अक्सा फ्लड। ये 2 बहुत अलग चीजें हैं। एक को आप हमास से जोड़िए और दूसरे को आप जैश ए मोहम्मद से जोड़िए, क्योंकि जो जगह चुनी गई वो रावलकोट, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर है। और ये दोनों हम आपको बताएंगे, कश्मीर सॉलिडेरिटी क्या होती है और अल अक्सा फ्लड क्या है। वहां मौजूद कौन कौन था जरा देखिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसमें मौजूद था लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हमास। ये बेहद चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि हमास बाकायदा वहां मौजूद था। और इसका प्रमाण मिलता है इस कॉन्फ्रेंस के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल अक्सा फ्लड। दरअसल अल अक्सा फ्लड ये उस तारीख को कहा जाता है जब हमास ने अपने आतंकियों को इजराइल के अंदर
भेजा था और वहां बेकसूरों को मारा गया था। और उसी तारीख के जश्न के लिए वो यहां पर पहुंचे। वहां इनका मकसद क्या है? मकसद था जम्मू कश्मीर में आतंक बढ़ाना, स्थानीय लोगों को भड़काना, और इसके जरिए ये सब कुछ किया गया है। लेकिन हमास का पीओके कनेक्शन जो है उसको और बारीकी से समझिए। हमास ने पीओके में अल अक्सा फ्लड डे सेलिब्रेट किया था। 5 फरवरी को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने हमास के कमांडर्स को पीओके के रावलकोट बुलाया था। तब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन हमास ने अपना सेलिब्रेशन किया था। इजराइल पर हमास के अटैक का नाम अल अक्सा फ्लड था, जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किया था। हमास ने नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान निर्दोष लोगों को शिकार बनाया था। 22 अप्रैल 2025 के हमले के महज कुछ दिन पहले ही एक बार फिर से पीओके में हमास के कमांडर को देखा गया, जहां वो जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर में पहुंचा था, महज हमले से 2 से 3 दिन पहले। तो जरा अब इस तारीख को भी देख लीजिए और समझिए किस तरीके से बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया है। तारीख 19 अप्रैल 2025, जगह एक बार फिर से रावलकोट, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। और जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम इस बार था आतंकी आकिब हलीम को श्रद्धांजलि वहां दी गई थी। मकसद था जम्मू कश्मीर में जिहाद के लिए लोगों को भड़काना। और इसका जो मुख्य वक्ता था, जो जहर उगल रहा था, वो जहर उगलने वाला जो था वो अबू मूसा था, लश्कर कमांडर, जिसने बाकायदा ये हमला कराया है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल कौन था? पाकिस्तानी सेना शामिल थी, आईएसआई शामिल था, और वो बाकायदा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। जो पाकिस्तान इस वक्त रो रहा है, वो अपने वहां पर आतंकी आकाओं की कॉन्फ्रेंस करा रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लगवा रहा है, भारत के अंदर जिहाद फैलाने की बात कर रहा है। वहां बाकायदा आतंकी आकिब हलीम को श्रद्धांजलि दिलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में जिहाद के लिए भड़काने की बात हो रही है, और उनको शांति दूत नहीं मिलते, उन्हें अबू मूसा जैसा जहरीला सपोला मिलता है, जो पाकिस्तान को भी डस रहा है, और वो हिंदुस्तान में भी जहर उगल रहा है। और कमाल की बात देखिए, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई उनको वहां सुरक्षा मुहैया कराती है। तो क्यों ना कहा जाए कि पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ, और यकीनन ये सारी जानकारी सरकार के पास है, और इसीलिए सरकार ने जो फैसले लिए उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी सपोलों को, जो यहां पर दूतावास के अंदर बैठे थे, कुंडली मारकर उनको यहां से तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया। इसके अलावा जो सपोले हिंदुस्तान का पानी पी पी कर हिंदुस्तान को ही कोस रहे थे, उनके पानी को रोक दिया गया है। इसके अलावा जो यहां पर आकर हिंदुस्तान के अंदर आकर हिंदुस्तान को घूम रहे थे और पाकिस्तान में जाकर जहर उगल रहे थे, उनको कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से आप निकलिए यहां से। और यह होना चाहिए। दुश्मन दुश्मन होता है, वो दोस्त नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो जहरीला दुश्मन है जो कभी नहीं बदल सकता। तो क्या वाकई में इन बड़े फैसले के बाद वो बड़ा फैसला भी होगा जिसमें पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पीओके वापस हिंदुस्तान का होगा? क्योंकि पहलगाम हमला हमास जैसा अटैक है, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का तरीका बिल्कुल हमास के अटैक जैसा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास में ऐसा ही हमला किया था। हमास के हमले में 1200 लोग उस दौरान मारे गए थे, और आतंकियों ने वही तरीका अपनाया था। वहां अचानक से पहुंचे थे, पर्यटकों से उनका धर्म पूछा गया था, और फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की गई थी। कुछ लोगों को AK-47 से निशाना बनाया गया था, जबकि कुछ पर दूर से स्नाइपर जैसी फायरिंग की गई थी। आतंकियों ने हेलमेट और माउंटेड बॉडी कैमरों का इस्तेमाल कर हमले को रिकॉर्ड किया था। अब जरा पहलगाम को समझिए। पहलगाम के अंदर भी आतंकियों ने बॉडी कैम का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को वीडियो कैम के जरिए सारी तस्वीरें दिखाई, बाकायदा बातचीत की, सभी का धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। हद तब हुई जब कईयों को इस तरीके से पहले बेइज्जत किया गया कि उनके कपड़ों को उतारकर उनको चेक किया गया, उसके बाद उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद धर्म पूछा गया, और फिर
सीने में गोली दाग दी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमास ने इजराइल में किया, पाकिस्तान ने बिल्कुल जैश ए मोहम्मद के जरिए हिंदुस्तान में किया है। तो क्या वाकई में हमास के खात्मे के लिए जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर घुसकर हमास का खात्मा करने की ठानी, क्या वाकई में उसी तरीके से हिंदुस्तान अब अपने दुश्मन जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और टीआरएफ को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर उनको करारा जवाब देगा? क्योंकि हिंदुस्तान के लिए समस्या ना मूसा है ना हाफिज सईद है, बल्कि हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान है। वहां की आईएसआई है, वहां की सेना है, वहां के जनरल मुनीर हैं, जिनको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन क्या इजराइल जैसा भारत कर पाएगा? क्योंकि ये दो देश एक जैसा अटैक, क्या मकसद एक जैसा होगा, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले ने गहरे सामाजिक और भावनात्मक घाव छेड़े थे। इजराइल में इस हमले को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे घातक हमला कहा गया, जिसने राष्ट्रीय एकता को हिला दिया और अभी तक वहां अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे यहां पहलगांव में किया गया हमला अमरनाथ यात्रा से पहले किया गया सबसे बड़ा हमला। अमरनाथ यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा माना जाता है और इस यात्रा की धार्मिक स्थल से शुरुआत पहलगांव से ही की जाती है और इसके जरिए देश में धार्मिक आधार पर अस्थिरता पैदा करने की साजिश रची गई। लेकिन क्या भारत इजराइल का जैसा एक्शन टीआरएफ और लश्कर के खिलाफ शुरू करेगा, या कहें कि जो इजराइल ने फिलिस्तीन में किया, क्या भारत पाकिस्तान के अंदर ऐसा कर सकता है? इसको समझने के लिए आप समझिए किस हद तक पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर लोगों को भड़काया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है, वहां कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। दरअसल यह पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का डे है। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पाकिस्तान में 5 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन कश्मीर में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया जाता है। पाकिस्तान 1990 से हर साल इस दिन को मनाता है और यह दिन कश्मीर के लोगों के प्रति पाकिस्तान का समर्थन प्रदर्शित करता है। कश्मीर में भारत के शासन को चुनौती देता है, कश्मीर को छीनने की कसम खाता है, या कहिए कि हर साल वो एक तारीख तय करता है जिसमें वो बताता है कि हम नहीं सुधरने वाले, हम कश्मीर को लेकर जहर उगलना बंद नहीं करेंगे, हम अपनी आतंक की फैक्ट्री को नहीं रोकेंगे। और हर साल वो भारत को चुनौती देता है। लेकिन लगता है कि शायद पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है और अब उसके खात्मे की तारीख शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसे बाकायदा और राष्ट्रीय अवकाश भी पाकिस्तान में घोषित करता है। और इस दिन पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन, रैलियां और अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। भारत इस दिन को कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के रूप में देखता है और इसे खारिज करता है। कश्मीर में हमेशा से ही पाकिस्तान आतंक फैलाता रहा और इस दिन लोगों को भड़काता है। इस दिन की आड़ में पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों से अरबों रुपए वसूलता है, या कहें कि पाकिस्तान अपने उन आकाओं से इस बात को लेकर पैसे वसूलता है कि देखिए आज भी हम आतंक के साथ हैं, हम आतंक को पाल रहे हैं, बेशक हम बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, बेशक देश में गधे बेचकर रोटी कमाने की नौबत ही क्यों ना आ जाए, बेशक देश भूखा ना मर जाए, लेकिन हम आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे और आतंकवाद के साथ चलते रहेंगे। तो क्या भारत एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है? हम मानकर चल रहे हैं कि भारत के एक्शन का प्लान तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सीसीएस की बैठक करीब 2.5 घंटे चली है और इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गृह मंत्री से कई सवाल पूछे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्लान तैयार हो चुका है। पहलगांव की कायराना करतूत पर सख्त कार्रवाई जल्द होगी। सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल ने गहन मंत्रणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और विदेश सचिव भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद एक और बैठक शुरू हुई। उस बैठक के अंदर सिर्फ 3 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह। कहानी यहां से शुरू होती है पाकिस्तान के टुकड़े में बंटने की, क्योंकि माना जा रहा है कि एक बड़ी स्ट्राइक होगी
एक बड़ी स्ट्राइक इस तरीके से जिसे आप पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्राइक कहेंगे, और उसके बाद हो सकता है जिसका जिक्र अक्सर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हो सकता है कि वो पीओके अब पाकिस्तान से वापस छीन लिया जाए, क्योंकि भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। और इसके साथ साथ जैश ए मोहम्मद का खात्मा, अल-कायदा का खात्मा, टीआरएफ के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल